बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आई होप आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। आई एम योर टीचर डॉक्टर मोहम्मद वकार अजीज फ्रॉम सिकॉज यूनिवर्सिटी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि डाइजेस्ट्रा और परनास वो लोग थे जिन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। इन लोगों ने काफी अर्सा पहले यानी 1960s और 1970s के अंदर ये बात रियलाइज कर ली थी कि सॉफ्टवेयर के का बाकायदा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए ड्यूरिंग डिजाइनिंग। अगर सॉफ्टवेयर का हम एक सिंपल क्राइटेरिया ले लें कि उस सॉफ्टवेयर ने सिर्फ जो कैलकुलेशन है या जो आंसर्स हैं वो सही देने हैं तो फिर हमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जरूरत नहीं है। फिर हम सॉफ्टवेयर को अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से बगैर किसी स्ट्रक्चर के बना सकते हैं। वो पूरे का पूरा एक ही पीस ऑफ कोड मोनोलिथिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये फिर काफी होगा। तो अगर खाली सॉफ्टवेयर की करेक्ट फंक्शनैलिटी और सॉफ्टवेयर का सही काम करना ही काफी है तो फिर हमें सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। करेक्ट फंक्शनैलिटी के साथ साथ सॉफ्टवेयर के अंदर और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। वो क्या क्या चीजें हैं? वो ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफाइबिलिटी होनी चाहिए, यानी आप सॉफ्टवेयर को आसानी के साथ मॉडिफाई कर सकें, उसके अंदर चेंजेस कर सकें। सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। फंक्शनली करेक्ट भी है और स्लो है तो फिर सॉफ्टवेयर इतना फायदेमंद नहीं होगा। इसी तरह उसके डेवलपमेंट टाइम और इसी तरह के और फैक्टर्स हैं, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका करेक्ट फंक्शनैलिटी देना यही काफी नहीं है, बल्कि उसके अंदर और भी कई चीजें ऐसी मौजूद हैं जो कि मैटर करती हैं। वो चीजें क्या हैं? वो चीजें बेसिकली क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इज अ मेजरेबल और टेस्टेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिसको टेस्ट किया जा सके, जिसको आप मेजर कर सकें, उसको क्वालिटी एट्रीब्यूट कहते हैं। इससे हमें क्या फायदा होता है? हम इसकी मदद से सिस्टम के डिजाइन को गेज कर सकते हैं कि एक सिस्टम जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कितने अच्छे तरीके से वो स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, उसकी रन टाइम परफॉर्मेंस क्या है, उसकी यूजेबिलिटी किस तरह से होगी। तो इन फैक्टर्स को या इन प्रॉपर्टीज को हम सिस्टम की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब ये क्वालिटीज कौन सी होंगी या हम किन एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करेंगे, इसका फैसला बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप क्यों करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप हमेशा किसी न किसी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या बिजनेस नीड को पूरा करने के लिए की जाती है। तो जब आप एक बिजनेस की नीड को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके अंदर फिर बिजनेस ही ये डिसाइड करेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। So business considerations determine the qualities that must be accommodated in a system architecture. System architecture के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, इसका फैसला भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स या बिजनेस नीड ही करेगी। अक्सर ऐसा होता है कि सिस्टम फंक्शनैलिटी वाइज बिल्कुल ठीक होता है लेकिन उसको फिर भी रीडिजाइन किया जाता है। तो सिस्टम्स आर फ्रीक्वेंटली रीडिजाइंड। क्यों? उनकी वजह क्या है? क्या वो फंक्शनैलिटी सही नहीं दे रहे? नहीं, फंक्शनैलिटी उनके अंदर सही होती है, फंक्शनैलिटी वाइज उनके अंदर डिफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन मसला ये होता है कि उनके अंदर जो नॉन फंक्शनल इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मौजूद नहीं होती। जैसे कि इन सिस्टम्स को मेंटेन करना मुश्किल है और उनको पोर्ट करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे लेकर जाना, उनको स्केल करना, साइज को बढ़ाना और उनकी परफॉर्मेंस, इसी तरह उनकी सिक्योरिटी। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं, जिनकी वजह से हम सिस्टम्स को बार बार रीडिजाइन करते हैं। तो रीडिजाइन इसलिए करते हैं कि फंक्शनैलिटी वाइज वो करेक्ट
होते हैं, लेकिन उनके अंदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मौजूद नहीं होती। उनके अंदर दूसरे अल्फाज में क्वालिटी मौजूद नहीं होती, जो क्वालिटी चाहिए वो वाली क्वालिटी मौजूद नहीं होती। इस वजह से इन सिस्टम्स को दोबारा रीडिजाइन किया जाता है, और जब अब रीडिजाइन करके नया सिस्टम आया है, जो रिप्लेसमेंट आई है, वो फंक्शनली बिल्कुल उसी तरह ही होगी। फंक्शनलिटी वाइज वो बिल्कुल पहले सिस्टम की तरह ही होगी, लेकिन अब उसके अंदर ये नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज, या इसको आप कह लें कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स अब हमने ऐड कर दिए हैं, ये बीच में अब आ गए हैं। इस वजह से रीडिजाइन किया जाता है सिस्टम्स को। हो सकता है कि फिर हमें, जब हम रीडिजाइन करते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम को रीडिजाइन करने के बाद भी उसमें कुछ कमी रह जाए, और अगेन उसको फिर दोबारा रीडिजाइन करना पड़ेगा हमें। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि जो रिक्वायर्ड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम अचीव नहीं हो जाते। हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन में देखा था कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ये डिस्क्राइब करता है कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, और ये एलिमेंट्स आपस में उनका रिलेशनशिप क्या है, आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। इसी डेफिनेशन की बेस पर हम आगे अपनी डिस्कशन को लेकर जाते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कवर्स बिग पिक्चर। उसके अंदर फंक्शनैलिटी भी शामिल होगी कि सॉफ्टवेयर के ये जो कंपोनेंट्स हमने इकट्ठे किए हैं, ये एलिमेंट्स हमने इकट्ठे किए हैं, तो वो इकट्ठे करने के बाद कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज तो इसका मेन हिस्सा है। यानी हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को इस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने तमाम एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन किया और वो कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि ये कंपोनेंट सिर्फ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि सिस्टम के जो और इश्यूज हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस से जिनका ताल्लुक है, या डेवलपमेंट के साथ जिनका ताल्लुक है, जो क्वालिटी के साथ उनका ताल्लुक है, वो भी इस आर्किटेक्चर का हिस्सा है। यानी आर्किटेक्चर, जब आप एक आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर दोनों चीजों को आपने सामने रखना है। यानी ये हमने सिस्टम के कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं, सिस्टम के डिफरेंट एलिमेंट्स और उनकी इंटरेक्शन को हम शो कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कैसे कर रही हैं ये भी हम स्पेसिफाई करेंगे, और उसके साथ साथ वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये भी हम जिस वक्त सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज कवर होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शनैलिटी और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आपस में एट राइट एंगल हैं, दे आर ऑर्थोगोनल, यानी कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हमने इनको इनकॉर्पोरेट करना है। अचीविंग दिस क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ये एक लगातार प्रोसेस है। हम जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमने इनकॉर्पोरेट करने हैं तो वो डिजाइन के फेज में भी होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी हमने, और डिप्लॉयमेंट के फेज के अंदर भी हमने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को थ्रू आउट अचीव करना है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख लिया कि हमने आर्किटेक्चर को कैसे मॉडल कैसे करना है, कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं मॉडलिंग करने के लिए, फिर उसके अंदर कौन कौन से स्टाइल्स, हमने डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स पढ़ लिए कि स्टाइल्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम सॉफ्टवेयर के एलिमेंट्स को, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। अब हम अगर ये चेक करना चाहें कि एक आर्किटेक्चर अच्छा आर्किटेक्चर है, गुड आर्किटेक्चर इसको हम कहें, या हम कहें कि ये आर्किटेक्चर अच्छा नहीं है, बैड आर्किटेक्चर है, तो हम किस बुनियाद पे कह सकते हैं। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर इस तरह की कोई क्वालिटीज नहीं होती कि जिसको हम कह दें कि अगर ये क्वालिटीज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में अगर हुई, मसलन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो या बहुत सिंपल हो, या इस तरह की कोई क्वालिटीज नहीं होती जिसकी बेस पर हम कह सकें कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक अच्छा आर्किटेक्चर है या एक बुरा आर्किटेक्चर है। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर हम कोई भी अगर बनाते हैं और उसका आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं तो उसकी बेस होती है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, और रिक्वायरमेंट्स मैंने जैसे शुरू में बताया कि बिजनेस की कोई नीड है या प्रॉब्लम है बिजनेस को आप सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसी से रिक्वायरमेंट्स निकली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी, या दूसरे अल्फाज में जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो डिफरेंट होगा, और अकॉर्डिंगली जो हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा।
तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आर्किटेक्चर भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आर्किटेक्चर उसको हम कंसिडर करें कि ये बुरा आर्किटेक्चर है, बैड आर्किटेक्चर, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या इस कॉन्टेक्स्ट के लिए वो इनकरेक्ट हो, यहाँ पे वो सही काम ना करे, लेकिन किसी और एनवायरनमेंट में या किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये आर्किटेक्चर बुरा नहीं भी हो सकता। तो आर्किटेक्चर बैड या गुड नहीं होता, वो बेसिकली क्वालिटीज होती हैं कि आर्किटेक्चर कौन कौन सी क्वालिटीज की वजह को पूरा कर रहा है, कौन सी क्वालिटीज को अचीव कर रहा है, और उस क्वालिटी की बेस पर फिर हम आर्किटेक्चर को गुड या बैड कह सकते हैं। सो दिस सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, यानी कि आर्किटेक्चर अच्छा है या बुरा है, दिस डिपेंड्स ऑन गेटिंग द बिग पिक्चर। यानी आर्किटेक्चर के अंदर अब बिग पिक्चर, जैसे मैंने शुरू में बताया कि उसके अंदर दोनों चीजें होंगी। हमने फंक्शनैलिटी को भी सामने रखना है, जो मेन काम है सॉफ्टवेयर का, और उसके साथ साथ हमने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को भी सामने रखना है। तो ये दोनों चीजें आर्किटेक्चर के अंदर आएंगी। और इसके साथ साथ एक और चीज भी है कि जो कि उसकी डिटेल है या इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस एक क्वालिटी एट्रीब्यूट है, सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स। पार्शली इट डिपेंड्स ऑन हाउ द कम्युनिकेशन इज नेसेसरी अमंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन कितनी हद तक जरूरी है। जाहिर अगर ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही होगी तो सिस्टम फिर स्लो होगा। अब ये वाली जो बात है ये आर्किटेक्चरल लेवल की बात है। फिर ये है कि कौन सा कंपोनेंट कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट फंक्शनैलिटी हैज बीन एलोकेटेड टू ईच कंपोनेंट, ये भी आर्किटेक्चर लेवल की डिसीजन है। और फिर ये रिसोर्सेज कैसे आपस में शेयर कर रहे हैं ये कंपोनेंट्स, तो ये भी आर्किटेक्चर लेवल का डिसीजन है। आज जिस वक्त हम आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं उस वक्त हम ये तीनों चीजें देखेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्या फंक्शनलिटी दे रहे हैं, और उनके दरमियान रिसोर्सेज कैसे शेयर हुई हुई हैं, और उन कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। लेकिन कुछ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड डिसीजंस हैं, एल्गोरिदम्स हम कौन से यूज करें। तो पता है कि एक ही काम करने के लिए 2-3 या ज्यादा एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। तो कौन सा एल्गोरिदम फास्ट है, कोई मेमोरी को ज्यादा यूज कर रहा होगा, कोई फास्ट होगा, तो उसमें से हम अपनी पसंद का एल्गोरिदम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आर्किटेक्चर के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इम्प्लीमेंटेशन के साथ है। इसी तरह फिर इन एल्गोरिदम्स को किस लैंग्वेज में हमने कोड करना है, ये भी इम्प्लीमेंटेशन से इसका ताल्लुक है, नॉन आर्किटेक्चरल डिसीजन है। तो हमने ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज द की मैसेज from this discussion so far? The key message is that the architecture is critical to deliver quality requirements, and this quality should be designed in and can be evaluated at the architectural level. इसका मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को पूरा कर रहा हो, जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर रहा हो, और उसको फिर आर्किटेक्चर लेवल पे ही एवेल्युएट भी हमने करना है। ये आर्किटेक्चर की एवेल्युएशन ये एक अलग टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि जब एक आर्किटेक्चर बन जाता है तो फिर इसको एवेल्युएट कैसे किया जाता है। यहाँ ये याद रखें कि आर्किटेक्चर बाय इटसेल्फ इज अनएबल टू अचीव क्वालिटी। अटेंशन मस्ट बी पेड टू डिटेल्स। हमारे पास मुख्तलिफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो वेरी करती रहती हैं बिटवीन स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स। स्टेक होल्डर के हमारे ग्रुप्स हैं, एक स्टेक होल्डर को एक रिक्वायरमेंट चाहिए होगी और दूसरे स्टेक होल्डर को कुछ और रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एंड यूजर की बात करें तो एंड यूजर के लिए टेस्टेबिलिटी कोई इशू नहीं है, उसको उसकी परवाह भी नहीं होगी कि टेस्टेबल है सॉफ्टवेयर या नहीं है। एंड यूजर तो सिर्फ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो डेवलपर होगा उसके लिए टेस्टेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो स्टेक होल्डर ग्रुप्स के दरमियान रिक्वायरमेंट्स वेरी कर सकती हैं। अगरचे कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इतनी क्लियर नहीं होती, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर स्टेक होल्डर्स के तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए। उसके लिए फिर ये हो सकता है कि हम सिस्टम की अगर रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर हम उसके अंदर एक प्रायोरिटी बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर दें
तो हम एक बैलेंस रख सकते हैं बिटवीन सिस्टम क्वालिटीज। उसके अंदर हम एक प्रायोरिटाइज कर सकते हैं उनको, ताकि जो बहुत ही हाई प्रायोरिटी वाली सिस्टम रिक्वायरमेंट्स उनको अचीव किया जाए। तो विद इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिस सिस्टम क्वालिटीज कैन नेवर बी अचीव्ड इन आइसोलेशन। या आइसोलेशन में नहीं होगी, क्योंकि पूरा सिस्टम है और वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को हम अकेले में अचीव नहीं कर सकते। जाहिर है जब हम एक चीज को अचीव करेंगे तो फिर उससे दूसरी क्वालिटी एट्रीब्यूट है उसके ऊपर खामखा फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी किस्म का, लेकिन वो उसको इफेक्ट वो खामखा होगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम सिस्टम आर्किटेक्चर को ये नहीं कह सकते कि ये एक अच्छा आर्किटेक्चर है, गुड आर्किटेक्चर है या बैड आर्किटेक्चर है। तो फिर हमारे पास कोई तरीकाकार होना चाहिए जिसकी मदद से हम ये बता सकें कि ये डिजाइन जो है ये सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सकें कि सिस्टम का डिजाइन कैसा है, इसको क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहते हैं। याद रखें कि ये सारी जो डिस्कशन है ये हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो क्वालिटी क्या चीज है? क्वालिटी इज द फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। प्रोडक्ट कितनी फिट है, ये जनरल डेफिनेशन है क्वालिटी की। हम इस डेफिनेशन को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेकअप की प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कितनी फिट है, जो उसका मकसद है उसके लिए किस हद तक वो इस्तेमाल हो सकती है, तो उसको क्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, तो वो अपने उसका जो मकसद है उसके लिए कितने हद तक वो उस मकसद को पूरा कर रही है, फिटनेस है। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, तो उसका जो मकसद है वो अपने मकसद को किस हद तक पूरा कर रहा है, ये इसकी क्वालिटी कहलाती है। तो ये जनरल डेफिनेशन है क्वालिटी की। इसी को हम सॉफ्टवेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी को हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अपने मकसद के लिए किस हद तक फिट है उसको उसकी क्वालिटी कहते हैं। हमारे पास सिस्टम क्वालिटीज की फिर 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो है रन टाइम क्वालिटी, फिर है नॉन रन टाइम क्वालिटी, बिजनेस क्वालिटी और आर्किटेक्चर क्वालिटी। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप नामों के ऊपर गौर कर लिया करें तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट जो क्वालिटी है उसका नाम है रन टाइम क्वालिटी। तो अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये वो क्वालिटी है जिसको हम रन टाइम पे मेजर कर सकें। यानी जिस वक्त सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा है तो सिस्टम की एग्जीक्यूशन के दौरान आप जब उसको मेजर कर सकते हैं, इस क्वालिटी को रन टाइम क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, कितनी दफा हमने मेजर करना है? 1 दफा, 2 दफा, कितना तादाद दफा, परहैप्स एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कैद नहीं है। तो जब सिस्टम चल रहा है, रन टाइम पे है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस वक्त अगर आप एक क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं तो ऐसी क्वालिटी को रन टाइम क्वालिटी कहते हैं। कोई आंसर बताएं मुझे, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी हो सकती है जो हम रन टाइम पे, जो सिस्टम चल रहा हो उस वक्त हम उसको मेजर कर सकते हैं? जी, अपने जहन पे जरा सा जोर डालें, बहुत आसान है। जिस वक्त सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा है तो आंसर इज परफॉर्मेंस। आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि वो स्लो है, तो रन टाइम पे ना सिस्टम चल रहा है, उस वक्त हम इस क्वालिटी को देख रहे हैं। इसी तरह नॉन रन टाइम क्वालिटी, यानी नॉन रन टाइम, जिस वक्त सिस्टम रन टाइम पे नहीं है, सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, यानी कि डिजाइन टाइम पर है, वो क्वालिटीज जो हम डिजाइन टाइम पे मेजर कर सके उनको नॉन रन टाइम क्वालिटीज कहते हैं। दे कैन नॉट बी मेजर्ड एज द सिस्टम एग्जीक्यूट। जब सिस्टम चल रहा होगा उस वक्त हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और लेकिन जिस वक्त सिस्टम रन नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, उस वक्त हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वालिटी को नॉन रन टाइम क्वालिटीज कहते हैं। कोई एग्जाम्पल बताएं आप? चलें अभी हम आगे चल के इसकी हम डिटेल में एग्जाम्पल्स देखते भी हैं। ठीक है, रन टाइम क्वालिटीज की भी और नॉन रन टाइम क्वालिटीज। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं बिजनेस की क्वालिटीज। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे किसी बिजनेस के लिए, किसी बिजनेस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। अब उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या क्वालिटीज चाहिए, तो उसको बिजनेस की क्वालिटीज कहते हैं।
आखिर में हमारे पास है आर्किटेक्चर की क्वालिटी, यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं या हम सिस्टम का आर्किटेक्चर बना रहे हैं, इसकी क्या क्वालिटीज है। ये इसके एग्जांपल्स आ गई हैं हमारे पास। सिस्टम क्वालिटीज की कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अब ये दोनों रन टाइम भी हैं और नॉन रन टाइम, दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। अवेलेबिलिटी, सिस्टम कितना अवेलेबल है, किसमें आएगा, रन टाइम में आएगा या नॉन रन टाइम में आएगा। जी, रन टाइम रिक्वायरमेंट्स है। मॉडिफाइबिलिटी, सिस्टम के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, ये किस में आएगा, नॉन रन टाइम में या रन टाइम में। मॉडिफाई, सिस्टम चल रहा हो हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, नहीं, तो ये नॉन रन टाइम में आएगा। परफॉर्मेंस मैंने अभी बताया रन टाइम के अंदर आएगा। सिक्योरिटी रन टाइम के अंदर आएगा, सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस वक्त उसको हैकर से कितना खतरा है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास टेस्टेबिलिटी, यानी सिस्टम को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो अगेन ये भी रन टाइम के मुताबिक होगा कि आप सिस्टम का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। जब सिस्टम चल रहा होगा उस वक्त हमें पता चलेगा उसका यूजर इंटरफेस कैसा है, और हम टेस्ट कर रहे हैं सिस्टम को एग्जीक्यूट करके हम उसको टेस्ट करेंगे। यूजेबिलिटी, ये भी रन टाइम क्वालिटी है कि सिस्टम को यूज करना आसान है या मुश्किल है। तो ये हमने देखा कि ये सिस्टम की कुछ क्वालिटीज को, रन टाइम भी आ गई इसमें और नॉन रन टाइम की भी एग्जांपल आ गई। उसके बाद दूसरी हमारे पास टाइप है, वो है बिजनेस क्वालिटीज। अब बिजनेस क्वालिटीज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे पास टाइम टू मार्केट है, कितनी देर के अंदर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करके मार्केट में निकाल सकते हैं। कॉस्ट कितनी आएगी सॉफ्टवेयर के ऊपर, बेनिफिट उसके कुछ फायदे भी होंगे सॉफ्टवेयर बनाने के या नहीं, और प्रोजेक्टेड लाइफ इसकी कितनी है, कितने साल तक ये सॉफ्टवेयर काम करेगा और उसके बाद हमें इसको अपग्रेड या चेंज करना पड़ेगा। टारगेट मार्केट इसकी कितनी है, स्केड्यूल, और फिर इस तरह जो पुराने सिस्टम है लेगेसी सिस्टम्स, उनके साथ इसको इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है या किस हद तक किया जा सकता है। तो ये तमाम की तमाम जो है ये इनको बिजनेस क्वालिटीज कहते हैं कि अभी इसका ताल्लुक बिजनेस के साथ है कि कॉस्ट कितनी आ रही है, कम कॉस्ट है कि ज़्यादा कॉस्ट है, और इसी तरह कम टाइम में बनेगा सॉफ्टवेयर या ज़्यादा टाइम में बनेगा, और इसी तरह इसकी लाइफ कम होगी या ज़्यादा होगी। इसके ताल्लुक सबका बिजनेस के साथ है, तो ऐसी क्वालिटीज को बिजनेस क्वालिटीज कहते हैं। हमारा फोकस जो है वो आर्किटेक्चरल क्वालिटीज के ऊपर है कि आर्किटेक्चर की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाती है करेक्टनेस, करेक्ट हो, जो फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड करनी है उसके मुताबिक आर्किटेक्चर हमने बनाना है। कंप्लीटनेस, कंप्लीट हो, उसमें हर चीज इंक्लूडेड हो, कोई चीज रह ना जाए। बिल्डेबिलिटी, आप उसको आर्किटेक्चर को फिर बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते, सुनो आर्किटेक्चर बहुत अच्छा हो और उसको फिर बिल्ड ना किया जा सके। और कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी, तो ये हम इसको अभी मजीद फर्दर डिटेल में देखते हैं। आइए अब एक नजर देखते हैं कि वो कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से हम अपने सिस्टम आर्किटेक्चर को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो जो नॉर्मली इंडस्ट्री कंसेंसस है वो इन 3 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पर है, वो है मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन आप जरूरत पड़ने पर, स्पेसिफिक नीड पे या कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हुए आप इन एट्रीब्यूट्स में एडिशन और रिमूवल कर सकते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री कंसेंसस है फॉर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जो हमने शुरू में बात की थी कि आर्किटेक्चर गुड है या बैड है, तो उसको इन 3 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की मदद से चेक किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर को कितनी आसानी के साथ आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, द ईज एट विच योर सिस्टम इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग चेंजेस। हमें पता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस आएंगी, तो इन चेंजेस को कितनी आसानी के साथ आप एकोमोडेट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, इसको मेंटेनेबिलिटी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि जब एक दफा सिस्टम या उसके कोई पार्ट्स बन जाते हैं तो वो हम दूसरे सिस्टम्स के अंदर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं
किस हद तक हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम में तो बन गए हैं, लेकिन किसी दूसरे सिस्टम में हम किस हद तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द एक्सटेंट इन विच द फंक्शंस आर पार्ट ऑफ द सिस्टम्स कैन बी यूज्ड इन अनदर सिस्टम, इसको रीयूजेबिलिटी कहते हैं। इससे हमें क्या फायदा होता है? इससे हमें ये फायदा होता है कि हमारे पास हम वो दूसरा सिस्टम बनाएंगे तो उसके अंदर कंपोनेंट्स को हमें फिर री इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बच जाएगी। ये इसका फायदा है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो क्वालिटी एट्रीब्यूट है उसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। हाउ वेल अ सिस्टम कैन अडॉप्ट टू रिक्वायरमेंट चेंजेस। रिक्वायरमेंट्स जब चेंज होती हैं तो सिस्टम किस तरह उन चेंज रिक्वायरमेंट को हैंडल कर सकता है, कैसे वो अडॉप्ट कर सकता है। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम हम उसको कहेंगे जो कि जब फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट चेंजेस आती हैं तो उनको टाइमली, कम से कम टाइम के अंदर और कॉस्ट एफिशिएंट, कम से कम कॉस्ट के अंदर रहते हुए उन चेंजेस को अडॉप्ट किया जा सके, इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो इंडस्ट्री का कंसेंसस है, जिसके ऊपर किसकी मदद से आप जो आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है या सिस्टम का आर्किटेक्चर है तो उसको आप एवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन पे भी हम एक नजर डाल लेते हैं। वो एट्रीब्यूट्स हैं मॉडिफाइबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू कॉप विद द चेंजेस। आप सिस्टम के अंदर उसको मॉडिफाई किस हद तक कर सकते हैं, सिस्टम किस हद तक मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके अंदर जो चेंजेस आ रही है उनको कॉप करना, इनकॉर्पोरेट न्यू फंक्शनैलिटी, नई फंक्शनैलिटी को ऐड करना, आर रिमूव द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, और पुरानी फंक्शनैलिटी को डिलीट करना। ये तमाम मॉडिफाइबिलिटी के अंदर आ जाता है। यानी चेंजेस हम कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर चेंजेस कितनी आसानी से हो सकते हैं, ये मॉडिफाइबिलिटी कहलाती है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डिजाइन क्वालिटी टू अचीव। सबसे मुश्किल काम है कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफाइबिलिटी लेकर आ जाते हैं, यानी उसको आसानी के साथ मॉडिफाई किया जा सके, बहुत मुश्किल है। सो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस मस्ट बी बैलेंस्ड विद दिस एट्रीब्यूट। ठीक है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि कितनी मॉडिफाइबिलिटी होनी चाहिए। क्या हम ज्यादा जोर मॉडिफाइबिलिटी पे ही लगा दें या हम इसको थोड़ा रिजिड रहने दें सिस्टम को और बाद में इसको री इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उनकी कॉस्ट को फिर बैलेंस करना है कि दोबारा इम्प्लीमेंट करना है, दोबारा कोडिंग लिखने, उस पर खर्चा ज्यादा आता है, या हम मॉडिफाइबिलिटी के ऊपर जोर दें और ये वाला एट्रीब्यूट लेकर आए तो इसमें ज्यादा खर्चा आएगा। तो इनके दरमियान हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। फिर है हमारे पास टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर को, एक सिस्टम को आप कितनी आसानी के साथ टेस्ट कर सकते हैं। क्या हाउ इजी इट इज टू डेमोन्स्ट्रेट एरर थ्रू एग्जीक्यूटेबल टेस्ट। आप सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें से एरर्स निकल के आ रहे हैं, तो एरर्स जो हैं वो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ मौजूद है। टेस्टिंग हम इसीलिए करते हैं कि हम एरर्स को फाइंड आउट कर सकें। कितनी आसानी के साथ टेस्टिंग हो रही है, उसको टेस्टेबिलिटी कहते हैं। सिस्टम शुड बी टेस्टेड एज टेस्ट कैन बी डन क्विकली, इजीली एंड डू नॉट रिक्वायर्ड अ यूजर इंटरफेस। तो टेस्टिंग करने आसान होना चाहिए, उसके लिए किसी इंटरफेस की जरूरत नहीं है, और टेस्ट हमने बार बार करने हैं। तो क्विकली और इजीली जितनी आसानी के साथ हम टेस्ट कर सकेंगे, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है वो टेस्टेबल है। ठीक है, और अगर सिस्टम को टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो और उसमें बहुत टाइम लग रहा हो और बहुत एफर्ट लग रही हो, इसका मतलब है कि वो टेस्टेबल नहीं है या उसकी टेस्टेबिलिटी कम है। दिस विल हेल्प आइडेंटिफाई फॉल्ट्स। जब आप टेस्टिंग करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा, हमें फॉल्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और फिर जब फॉल्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएं तो फिर उनको सॉफ्टवेयर के रिलीज करने से पहले हम उनको फिक्स कर सकते हैं, उनको हम सेट कर सकते हैं। आखिरी जो क्वालिटी एट्रीब्यूट है वो है कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी। कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स के अंदर। जिस कॉन्सेप्ट्स के जरिए आपने इतना सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर थ्रू आउट द सिस्टम एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। द कंसिस्टेंसी अक्रॉस द एंटायर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, नेमिंग कन्वेंशन में आप एक ही तरह के नाम रख रहे हैं, वेरिएबल्स के नाम रख रहे हैं आप फॉर एग्जाम्पल, या आप एरेस के नाम रख रहे हैं, जो भी आप नेमिंग कन्वेंशन है,
फंक्शंस के नाम रख रहे हैं, तो वो सब एक ही तरह के हो। और इसी तरह कोडिंग कन्वेंशन भी एक ही स्टाइल की कोडिंग हो। ये नहीं कि एक जगह पर एक तरह से आपने कोडिंग की हुई है, दूसरी जगह पर किसी और अंदाज में कोडिंग की हुई है, तो ये फिर कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी नहीं होगी। ये हमने कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स देखे। ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बेसिकली डेवलपर के पर्सपेक्टिव से थे। मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फिर उसके बाद हमने देखा मॉडिफाइबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, ये तमाम के तमाम जो हैं ये डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपर के पर्सपेक्टिव से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है। लेकिन हमारे पास फिर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर के पर्सपेक्टिव से भी कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जिनको हम जरा क्विकली इसको भी गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम कितने टाइम तक अवेलेबल है, कितने टाइम तक वो काम कर रहा है, ऑपरेशनल कितने टाइम तक है। द अमाउंट ऑफ टाइम द सिस्टम इज ऑपरेशनल ओवर सेट पीरियड ऑफ टाइम। आपने टाइम पीरियड सेट किया है, उसमें कितनी देर तक सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम की अवेलेबिलिटी को हम अप टाइम से मेजर करते हैं, यानी कि सिस्टम ठीक हालत में काम कर रहा है तो इस अवेलेबल है। जब भी हमने उसको एक्सेस करने की कोशिश की है तो वो सिस्टम अवेलेबल हमें मिला है, इसको अवेलेबिलिटी कहते हैं। अगर सिस्टम के अंदर एरर्स हैं और वो लोड होने में टाइम ले रहा है या अपडेट होने में टाइम ले रहा है, तो कितनी जल्दी वो रिकवर करता है उस स्टेट से, एरर की स्टेट से या अपडेट की स्टेट से, इसको भी अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो डाउन टाइम कम से कम हो और सिस्टम का अप टाइम ज्यादा से ज्यादा हो, इसको अवेलेबिलिटी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं उनके साथ डेटा को और कम्युनिकेशन को हमारे सिस्टम के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, उसको समझ सकता है, उनके साथ डेटा शेयर कर सकता है। तो इस एबिलिटी को इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम्स के इंटरफेसेस को समझता है और उन इंटरफेसेस को यूज करते हुए वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है जो भी एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं उनके साथ। इसके अंदर फिर मुख्तलिफ चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं दूसरे सिस्टम एक्सटर्नल, डेटा फॉर्मेट्स हैं और वो सिस्टम्स कौन से हैं जिनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। तो मॉडर्न जितने भी सिस्टम्स हैं ज्यादातर वो इंटरऑपरेबल होते हैं और आजकल आप देख रहे हैं कि कोई सिस्टम आइसोलेशन में नहीं होते, सारे मिलकर, मुख्तलिफ सिस्टम आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी आजकल के सिस्टम में मोस्टली अवेलेबल है। फिर सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपका सिस्टम इस काबिल है कि वो सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता है। कोई अनऑथराइज्ड या अनऑथेंटिकेटेड कोई यूज आ गया है, कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है सिस्टम या नहीं। इसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो इस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है क्योंकि ज्यादातर सिस्टम के अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो इस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि जो यूजर ऑथराइज नहीं है वो इसको देख ना सकें, उनको ये अवेलेबल ना हो जब कि वो अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर नहीं करते फॉर एग्जांपल। ये क्वालिटी एट्रीब्यूट बिल्कुल डेटा इंटीग्रिटी के साथ क्लोजली रिलेटेड है। तो सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये कंट्रोल करे कि कौन डेटा को एक्सेस कर सकता है और कौन डेटा को चेंज कर सकता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट जो है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस सिस्टम के थ्रूपुट को कहते हैं। सिस्टम को जब हम कोई कमांड देते हैं या कोई इवेंट अकर होते हैं तो उसका जवाब में सिस्टम का जो थ्रूपुट होता है, जो लेटेंसी होती है, उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। परफॉर्मेंस डिटरमाइन करता है कि आपके सिस्टम यूजर की कमांड्स को या इवेंट्स को कितने जल्दी रिस्पॉन्स करता है। थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है पीरियड ऑफ टाइम में कितना काम कितना कर सकता है आपका सिस्टम। और लेटेंसी उस टाइम को कहते हैं कि जिस टाइम में एक आउटपुट, जब इनपुट हमने दिया है सिस्टम को तो कितनी देर के बाद वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको लेटेंसी कहते हैं। तो ये दोनों का जो एट्रीब्यूट्स हैं इनका आर्किटेक्चर के ऊपर इन्फ्लुएंस है।
क्योंकि यूजर के लिए दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कितनी देर में आउटपुट आ रहा है, नंबर वन, और अमाउंट कितनी है, कितना आउटपुट सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। आखिर में हमारे पास है यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी का मतलब ये है कि यूजर कितनी आसानी के साथ सिस्टम को यूज कर सकता है, कितनी जल्दी वो सिस्टम को सीख सकता है। तो यूजिबिलिटी ये डिटरमाइन करती है कि आपका सिस्टम एंड यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिस्टम की अगर हम कहें कि यूजिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम इजी टू लर्न है, यूजर इसमें गलतियां कम से कम करेगा और यूजर उसको बहुत आसानी के साथ यूज कर सकेगा। तो इसको यूजिबिलिटी कहते हैं। अच्छा, ये जो सिस्टम क्वालिटीज हमने अभी डिस्कस की हैं, दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन आर्किटेक्चरल डिसीजंस। आर्किटेक्चर के जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक सिस्टम क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो दूसरी जो क्वालिटी है उसके बारे में भी पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि हाउ फास्ट विल बी अ मॉडिफाइबल सिस्टम रन। सिस्टम है जिसका हमें पता है कि वो मॉडिफाइबल है, लेकिन वो कितना फास्ट चल रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता। इसी तरह हाउ मॉडिफाइबल विल बी अ सिक्योर सिस्टम। सिस्टम सिक्योर है लेकिन वो कितना मॉडिफाइबल है इसका भी अंदाजा नहीं। तो एक क्वालिटी एट्रीब्यूट के बारे में पता होने से हम उसकी दूसरी क्वालिटी एट्रीब्यूट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होना ये जरूरी नहीं है। इसी तरह चेंज इन स्ट्रक्चर दैट इम्प्रूव्स वन क्वालिटी ऑफन इफेक्ट्स अदर क्वालिटी। ये भी होता है कि इनके क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स के दरमियान एक ट्रेड ऑफ पाया जाता है कि अगर आप एक क्वालिटी एट्रीब्यूट को बेहतर करते हैं तो उससे दूसरे क्वालिटी एट्रीब्यूट इफेक्ट पड़ता है और वो डाउन जाते हैं। तो इसको भी हमने ट्रेड ऑफ को जरा आपस में बैलेंस रखना होता है। आखिर में हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर का इफेक्ट क्या है सिस्टम की क्वालिटीज के ऊपर। तो आर्किटेक्चर इफेक्ट्स मोस्ट क्वालिटीज बट नॉट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वालिटीज। ठीक है, आर्किटेक्चर का इफेक्ट होता है क्वालिटीज के ऊपर। जो हमने शुरू में बात की थी कि आर्किटेक्चर के अंदर सिर्फ फंक्शनैलिटी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके साथ साथ हमने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को भी मेंटेन रखना है और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए एक अच्छे आर्किटेक्चर में। इसका मतलब ये हुआ कि आर्किटेक्चर इफेक्ट्स क्वालिटीज, लेकिन उनके तमाम एस्पेक्ट्स को, तमाम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के तमाम एस्पेक्ट को इफेक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं यूजिबिलिटी के हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यूजिबिलिटी मैंने पहले ही बताया कि इससे मुराद ये होती है कि यूजर कितनी आसानी के साथ सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है, इसको यूजिबिलिटी कहते हैं। तो अब यूजर को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल हम उसको रेडियो बटन्स देते हैं या डायलॉग बॉक्सेस या हम उसको कमांड लाइन इंटरफेसेस देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से हमने सिलेक्शन करनी है कि हम किस तरीके से हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, कमांड लाइन के जरिए देना चाह रहे हैं या रेडियो बटन के जरिए देना चाह रहे हैं, डायलॉग बॉक्सेस के जरिए देना चाह रहे हैं। ये इसका इफेक्ट यूजिबिलिटी पे तो होगा, बट ये आर्किटेक्चरल डिसीजंस नहीं है, आर्किटेक्चर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, आप यूं कह सकते हैं कि अगर हम इन डिसीजंस को कि हमने क्या यूज करना है, रेडियो बटन यूज करें या डायलॉग बॉक्स या कमांड लाइन, इनको अगर हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेटिंग दिस डिसीजंस कि ये इनको हम चेंज कर सकते हैं, बाद में ये नहीं कर सकते, इसको आप आर्किटेक्चर कह सकते हैं। लेकिन फिर भी उसका ताल्लुक यूजेबिलिटी से नहीं होगा, उसका ताल्लुक जो होगा वो मॉडिफाइबिलिटी से होगा, उसको वो इफेक्ट करेगी, यूजेबिलिटी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह आर्किटेक्चर कैन ओनली परमिट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आर्किटेक्चर में जैसे मैंने शुरू में भी बताया और अभी फिर बताया कि फंक्शनैलिटी के साथ साथ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, लेकिन आर्किटेक्चर ये गारंटी नहीं करेगा कि ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स खामखा सिस्टम के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे। ठीक है, एक अच्छे आर्किटेक्चर में फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए और साथ साथ उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप आर्किटेक्चर लेवल पे, डिज़ाइन लेवल के अंदर तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डाल लेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में अगर किसी ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से ना की
तो वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स वहां से निकल भी सकते हैं। व्हाट द आर्किटेक्चर गिव द इम्प्लीमेंटेशन कैन टेक अवे। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से हुई तो आर्किटेक्चर आपने बहुत अच्छा बनाया है और उसके अंदर आपने फंक्शनलिटी के साथ साथ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी ऐड किए। तो मैंने ये बात भी शुरू में की थी कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का ताल्लुक सिर्फ डिजाइन फेज के साथ नहीं है, ये थ्रू आउट तमाम फेजेस में क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को मेंटेन हमें रखना पड़ता है। डिजाइन में भी इसका ख्याल करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में भी करेंगे। और आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि आर्किटेक्चर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने का नाम नहीं है, बल्कि आर्किटेक्चर के अंदर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए। और फिर इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को हमने देखा कौन कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, और जो यूजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।